हेलो फ्रेंड्स, सीए इंस्टीट्यूट ने जीएसटी स्टैट्यूटरी अपडेट्स पब्लिश कर दिया है जो जनवरी 25 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं बहुत रिलेवेंट है। आपको तो पता ही है, जो अमेंडमेंट्स वगैरह हुआ है उसी से एग्ज़ाम पे आते हैं और इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आप अपने नॉर्मल पढ़ाई में कवर किए होंगे। फिर भी एक बार ज़रूर से एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ विथ चार्ट्स एंड ऑल, सो डेट आपको एक बार देख कर ही एग्ज़ाम में दिमाग पे आ जाए। सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई अंडर जीएसटी में शेड्यूल 3 पे नेगेटिव लिस्ट 6 आइटम्स आप रटे होंगे। जो नेगेटिव लिस्ट पे है वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, सर्विसेज भी नहीं है। वहाँ पे एक आइटम था एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम तो गुड्स है बट जीएसटी पे नहीं है, अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। पहले ये था, अब 6 आइटम्स आ गया है। तो 6 आइटम्स में 3 आइटम्स क्या क्या आया उसे ध्यान पे रखना है आपको। तो देखेंगे शेड्यूल 3 पे बताया गया एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स, ये ध्यान रखेंगे आप। बट एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स आर कवर्ड इन एंट्री 6 शेड्यूल 3। तो एक्शनेबल क्लेम्स में जो स्पेसिफाइड 6 है, ये स्पेसिफाइड 6 क्लेम एक्शनेबल क्लेम टैक्सेबल है जीएसटी में। सो 6 आइटम्स में बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी तो आपको पता ही होगा, कैसीनोज 1 अक्टूबर 23 से आया, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। सो ये 6 आइटम्स स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है जिस पे जीएसटी लगेगा। तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनोज, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। ध्यान रखना इस पे जीएसटी का रेट 28% है। जो आपको जीएसटी का रेट याद नहीं रखना है, सिंस ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स और ये गुड्स है जीएसटी पे भी आएंगे, तो इनके सप्लायर के डेफिनेशन में भी कुछ चेंजेस आ गया। सप्लायर के डेफिनेशन में जो कैसीनोज, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं या जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह ऑपरेट करते, मैनेज करते, वो भी सप्लायर के मीनिंग पे आया है। तो आप ज़रूर से अपने बुक से सप्लायर का मीनिंग भी इस साल पढ़ के जाएंगे, वेरी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेज एट सिनेमा हॉल शैल बी टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विसेज। देखिए बेटा, जब आप सिनेमा हॉल पे मूवी वगैरह देखने जाते हो तो वो एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा सर्विस है, वो एग्जीबिशन ऑफ सर्विस है। बट मूवी हॉल पे आप लोग पॉपकॉर्न वगैरह और भी अपने अपने स्वाद के अनुसार कोई सैंडविच वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी लेते हैं। तो वो जो खाने पीने का सामान दिया गया है वो तो रेस्टोरेंट सर्विसेज होता है। तो इसको लेकर जीएसटी का क्लेरिफिकेशन है। अगर सिनेमा टिकट्स और फूड बेवरेजेस बंडल्ड है, सिनेमा टिकट्स के साथ साथ फूड बेवरेजेस का कूपन वगैरह भी है, तो पूरा पैकेज को सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस माना जाएगा। अगर वो जो रेस्टोरेंट सर्विसेज एक एज अ सेपरेट सर्विस दिया जाता है एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस, यानी टिकट के साथ बंडल वगैरह नहीं है, तो रेस्टोरेंट वाले को सिंपल रेस्टोरेंट सर्विसेज ही माना जाएगा। ये ज़रूर से आप ध्यान से पढ़ के जाना है। ये क्लेरिफिकेशन है, यहाँ पे आपको ये पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। बट समझने के लिए तो टिकट में बंडल है, फूड कूपन एंड ऑल, तो वो कंपोजिट हो गया सप्लाई और सिनेमा ही सर्विस पे आएगा। और रेस्टोरेंट सर्विस और टिकट से कोई कनेक्शंस वगैरह नहीं है तो रेस्टोरेंट सर्विस से नो प्रॉब्लम। देखिए, it is clarified that supply of food or beverages in cinema hall is taxable in restaurant services as long as food and beverage supplied by way of as a part of service and independent of cinema exhibition service। तो आप इसे रेस्टोरेंट मानेंगे and sale of cinema tickets and food beverages are clubbed together, composite supply, GST रेट लगेगा सिनेमा का ही, सिनेमा ही प्रिंसिपल सप्लाई हो गया। नेक्स्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी एंड वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट रिपेयर सर्विसेज। बेटा ये फ़ोन अपने ख़रीदा है एप्पल का, तो इन पे एक वारंटी भी एक है। 1 साल के अंदर कुछ भी इनके पार्ट्स वगैरह डिफेक्ट्स होते हैं तो पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा, या कुछ सर्विसिंग देना है तो 1 साल तक सर्विसिंग दिया जाएगा। तो ये सर्विसिंग कौन देता है?
तो एप्पल वाले का खुद का ही इनका यहाँ पे हो सकता है सर्विस सेंटर, खुद का ओन सर्विस सेंटर मैन्युफैक्चरर खुद भी दे सकता है, या बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सर्विसेज देते हैं, पार्ट्स वगैरह रिप्लेसमेंट करते हैं। इसको लेकर जीएसटी का क्लेरिफिकेशन है बहुत, इशू 1, इशू 2, इशू 3, और 3 के अंदर 4 सिचुएशंस है, और इशू 4 5 तक एक्सप्लेनेशन है। तो हमने क्या किया, इसको एक छोटा सा चार्ट फॉर्मेट पे रख दिया। आप इसको ज़रूर से एक बार नज़र घुमाएंगे, और मैं भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे। क्लेरिफिकेशन और लायबिलिटी टू पे जीएसटी इन वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, जो एक रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स है, एंड रिपेयर सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। वारंटी पीरियड में कुछ पार्ट्स ख़राब हो गया, उसको रिप्लेस कर दिया या सर्विसेज दिया, उसको लेकर क्लेरिफिकेशन है। तो ध्यान से सुनेंगे। पहला ही मैन्युफैक्चरर ने ही दिया है ये सर्विसेज, यानी एप्पल वाले का खुद का ही सर्विस सेंटर है, अपना खुद का सर्विस सेंटर है। तो जीएसटी ऑन वारंटी रिप्लेसमेंट रिपेयर सर्विस विदाउट एडिशनल कंसिडरेशन, कुछ पार्ट्स खराब हो गया, कुछ सर्विसिंग, कुछ भी पैसा नहीं लिया, हमने दिया वो ठीक करके दिया, तो नो कंसिडरेशन, नो सप्लाई, नो जीएसटी। तो मैन्युफैक्चरर ने अगर मेरे को फ्री में सर्विस दिया, पार्ट्स रिप्लेस किया, नो जीएसटी, या हमसे कुछ पैसा चार्ज किया तो जो अमाउंट चार्ज किया उस पर जीएसटी लगेगा। नाउ बेटा ऐसा होता है कि एप्पल के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड पे अपना अपना सर्विस सेंटर लगाए, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह रखता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास हम लोग जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर हमारा ये पार्ट्स वगैरह रिप्लेस करेगा, हमें सर्विस देगा। तो अगर वो भी फ्री में देता है हमें, जिससे एप्पल के साथ उनका टाई अप है, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो इसमें ना कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्लेरिफिकेशन है, ध्यान से सुनेंगे। जीएसटी ऑन रिप्लेसमेंट रिपेयर सर्विस बाय डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे को रिप्लेसमेंट सर्विस दिया, रिपेयर सर्विस दिया, नो कंसिडरेशन फ्रॉम कस्टमर, मेरे से कुछ भी पैसा चार्ज नहीं किया, तो नो सप्लाई, नो जीएसटी, या हमसे कुछ एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज किया है तो उसमें जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर तो मेरे को सर्विस दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर से क्यों देगा, तो एप्पल वाले के साथ डिस्ट्रीब्यूटर का भी कुछ कनेक्शन होगा। तो ध्यान से देखना, सप्लाई बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर वारंटी रिप्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर यूजेस ओन या थर्ड पार्टी स्टॉक चार्जेस मैन्युफैक्चरर। तो एप्पल का डिस्ट्रीब्यूटर आप ही हो और आपने मेरे को रिप्लेस वगैरह करके दिया, सर्विस करके दिया, आप फ्री में थोड़ा करोगे, आप एप्पल से पैसा लोगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, चार्ज किया मैन्युफैक्चरर से पैसा कि ये गुप्ता जी का रिप्लेसमेंट रिपेयर किए, आप तो हम पैसा उनसे नहीं लिया, आप दो, तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर उनको पे करेगा, तो वहाँ पे जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट बी, मैन्युफैक्चरर सप्लाइज पार्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूटर फॉर रिप्लेसमेंट। तो एप्पल वाले बोलते ओ डिस्ट्रीब्यूटर जी आप गुप्ता जी का पार्ट रिप्लेस किए, हाँ पैसा नहीं लिया, नहीं लिया, आप ही तो मना किए थे ना, तो वो पार्ट एप्पल वाले ने, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया फ्री में, तो फिर वहाँ पे पार्ट्स का तो डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर से पैसा ही नहीं लिया, पार्ट्स के बदले पार्ट्स मिल गया, तो नो जीएसटी। मैन्युफैक्चरर इशू क्रेडिट नोट फॉर रिप्लेस पार्ट, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहले से ही पार्ट्स था जो मैन्युफैक्चरर ने उसे बेचा था, उसी पार्ट्स को यूज़ कर दिया, तो यहाँ पे पहले मैन्युफैक्चरर सेल दिखा दिया था, वो सेल तो हुआ नहीं, तो एक क्रेडिट नोट इशू कर देगा और टैक्स लायबिलिटी कम कर देगा। नेक्स्ट है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर रेजेस रिक्विजिशन रिसीव्स पार्ट्स विदाउट कंसिडरेशन, मैन्युफैक्चरर मेरे को तो डिस्ट्रीब्यूटर तो रिप्लेस कर दिया और पार्ट्स मैन्युफैक्चरर ने दे दिया, तो यहाँ भी कोई जीएसटी का कोई चक्कर नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर खुद का पार्ट या खरीद के मेरे मोबाइल पे लगा दिया और फिर मैन्युफैक्चरर से पैसा ले लिया, तो फिर वहाँ पे जीएसटी लगेगा, ध्यान से सुनेंगे। ये रिप्लेसमेंट था। नाउ रिपेयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर टू मैन्युफैक्चरर, रिपेयर सर्विस, सो जीएसटी इज पेबल बाय डिस्ट्रीब्यूटर रिपेयर सर्विस बिल्ड, मेरा पार्ट्स वर्ड्स रिप्लेस नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूटर कुछ रिपेयर कर दिया तो मेरे से पैसा नहीं लेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे थोड़ी ना बैठा है वो फ्री में काम करने का, वो मैन्युफैक्चरर से पैसा ले लेगा रिपेयर का, तो उस मैन्युफैक्चरर से जो पैसा लेगा रिपेयर का उस पर जीएसटी लगेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है बेटा जीएसटी ऑन एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी, मेरे फ़ोन पे 1 साल का वारंटी था, तो बोलते हैं ना कि 1 साल का तो है ही, आप थोड़ा 2-3 साल का एक्स्ट्रा ले लो उसके पैसे लगेंगे,
उसके भी पैसे लगेंगे। तो उसको लेकर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है, तो ध्यान से सुनेंगे। एक्सटेंडेड वारंटी एट ओरिजिनल सप्लाई, जब ये मैं फ़ोन भी खरीदा, वारंटी 1 साल का फ्री मिला, 2 साल का एक्स्ट्रा वारंटी ले ली, उसके कुछ पैसे लगेंगे तो उसे कंपोजिट सप्लाई मानेंगे और जो जीएसटी फ़ोन का लगा था वही होगा। यानी फ़ोन खरीदते समय कुछ एक्सटेंडेड वारंटी भी ले लिया, उसके भी हमने पैसे दिए, तो वो फ़ोन का सप्लाई ऑफ गुड्स में ही कवर हो जाएगा कंपोजिट। एक्सटेंडेड वारंटी आफ्टर ओरिजिनल सप्लाई, मैंने ये फ़ोन खरीद लिया, 1 साल पार हो गया, अब नेक्स्ट ईयर से कुछ प्रॉब्लम हो तो कौन देखेगा। तो फिर जैसे वो 1 साल कंप्लीट होने वाला था या हो गया, मैंने और वारंटी एक्सटेंड कर दिया, तो वो तो नया सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। ट्रीटेड डिस्टिंक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी इज पेबल बाई द सर्विस सप्लायर, जिसने भी ये सर्विस दिया है वो जीएसटी चार्ज करेगा मेरे से और सर्विस होगा। इफ एक्सटेंडेड वारंटी इज प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी, एक्सटेंडेड वारंटी थर्ड पार्टी नहीं दिया तो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस एंड टैक्स लगेगा अकॉर्डिंगली। तो ये जरूर से आप पढ़िएगा, इसका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए, पॉइंट 3 पे दिया गया है। तो इतना सारा एक्सप्लेनेशन पढ़ के आपको इतना समय वेस्ट नहीं करना है, तो जो चार्ट मैंने दिया है उसी से ज़रूर से पढ़िएगा, और बहुत यूज़फुल लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही अनकॉमन है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पे मिलने वाला है। नेक्स्ट है क्लैरिफिकेशन ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। तो सबसे पहले मैं बता दूं बेटा, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, तो फिर सिक्योरिटीज में शेयर्स भी आता है, तो यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं। सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड neither goods nor supply of service, shares be included है, therefore activity of holding shares of subsidiary by holding company cannot be treated as supply of service by holding to subsidiary। नेक्स्ट है बेटा चार्जेस ऑफ जीएसटी। चार्जेस ऑफ जीएसटी में आरसीए में एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया है। आपको तो पता ही है, डायरेक्टर्स ने कोई कंपनी को, कॉरपोरेट सेक्टर को सर्विस दिया है, तो एज अ डायरेक्टर तो आरसीएम में आता है कंपनी पे टैक्स। कभी कभी डायरेक्टर ना एज अ पर्सनल कैपेसिटी भी सर्विस देता है, नॉट एज अ डायरेक्टर, दूसरे काम के लिए, लाइक रेंटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर नहीं देकर कुछ और सर्विस दिया है तो वहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा। इम्पॉर्टेंट 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 है, ध्यान से सुनेंगे। Tax on services supplied by director of company in his personal capacity, such as renting of immovable property to company body corporate, not payable under RCM. So tax service supplied by director, service supplied by director to company body corporate in their director capacity are taxable under RCM. As a director देंगे तो RCM में ही taxable होगा, सबको पता, आप पढ़े भी होंगे, और RCM में भी होगा, और उस पार्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा जिसपे टीडीएस सेक्शन 192 में आया है, और सेक्शन 194 जे में जो प्रोफेशनल सर्विसेज होगा उसी पे जीएसटी लगता है। वो आप जरूर से पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है, अगर वो अपने पर्सनल कैपेसिटी पे सर्विसेज देता है उसी कंपनी को, लाइक रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो फिर नॉट पेबल अंडर आरसीएम, ये आरसीएम में कवर्ड नहीं है। ये वाला पोर्शन ना सबको पता है, इस बार इंस्टीट्यूट ये सेकंड वाला पार्ट या दोनों को क्लब करके दे देगा, तो जरूर से पढ़ना, ये फुल क्लैरिफिकेशन है। नेक्स्ट है बेटा नोटिफाइड सर्विसेज ऑन विच रिवर्स चार्ज पे, जिस पे टैक्स देना है, एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि गवर्नमेंट के जो सर्विसेज होते हैं, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट के सर्विसेज बिजनेस को दिया गया है तो आरसीए में कवर्ड है। तो ये पॉइंट याद होगा आप लोग को, सर्विसेज सप्लाइड बाय सीजी, एसडी, यूटी, लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज by Department of Posts in relation to aircraft, vessels, transport of goods, passengers। तो गवर्नमेंट के ये वाले जो काम है ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे लगता है, एक्सक्लूडिंग लिखा है, पढ़े होंगे आप। बट इसमें एक छोटा सा पॉइंट आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे का भी काम जो भी है यहाँ भी एफसीएम बेसिस पे, बाकी का सब सेम है, 4-5 बार ये पॉइंट को लिखा गया है।
जहाँ जहाँ पे एक्सक्लूडिंग ये 3 पॉइंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डेट इज इंडियन रेलवे, ये FCM पे जाएगा, एक्सक्लूडिंग ये सब है, तो ध्यान रखना है आपको। आप 5A भी कुछ वैसी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंडियन रेलवे वही सेम बेटा। और नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं टैक्स ऑन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय ओमनी बस। ओमनी बस को लेकर एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन है, इसको भी वेरी 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 इम्पॉर्टेंट पे रखेंगे। कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया गया है ई कॉम के ऑपरेटर के थ्रू, ई कॉम ऑपरेटर के थ्रू, तो उस पर GST ई कॉम ऑपरेटर पे करता है। फिर से बोल रहे हैं बेटा, सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस, ओमनी बस छोड़ के जो भी है, तो इस पे जो सर्विसेज दिया गया है ना, इस पे ई कॉम ऑपरेटर टैक्स पे करता है। सिर्फ ओमनी बस को लेकर एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन है, तो ध्यान से सुनेंगे। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनी बस वेयर द पर्सन सप्लाइंग सर्विस थ्रू इको इज अदर देन कंपनी। अगर ओमनी बस का जो सर्विसेज दिया है, जिसने मालिक है जो भी दे रहा है ई कॉम के थ्रू, वो कंपनी नहीं है, तो GST ई कॉम ऑपरेटर देगा। सपोज मैं ओमनी बस के मालिक हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ ई कॉम के थ्रू, तो ई कॉम ऑपरेटर देगा। अगर कंपनी ने ई कॉम ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज दिया है, तो कंपनी तो बड़े लोग होते हैं ना, तो GST इज पेबल बाय कंपनी। तो ओमनी बस का सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर थ्रू ई कॉम ऑपरेटर बाई कंपनी रहेगा, तो बेटा GST इज पेबल बाई कंपनी। अदर देन कंपनी रहेगा तो GST इज पेबल बाई ई कॉम ऑपरेटर। नेक्स्ट बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके छोटा सा क्लेरिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे हमेशा ही अभी आ ही रहा है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स परचेज ओवर द काउंटर इन वन स्टेट एंड ट्रांसपोर्टेड टू अदर स्टेट बाय द बायर। होते हैं ना, अपन घूमने उमने जाते हैं तो कहीं पे सामान खरीदते और फिर खरीद के फिर अपने दूसरे स्टेट पे ले जाते। 1 अक्टूबर को है, सपोज अपन दिल्ली कोलकाता गए, वहाँ से सामान खरीदेंगे फिर यहाँ लेकर आ जाएंगे, उसके लिए। वेयर एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इज रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। अगर एड्रेस रिकॉर्ड किया है इनवॉइस में, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन रिकॉर्डेड इनवॉइस। सपोज हम लोग कोलकाता जाके सामान खरीदे और एड्रेस दे दिया आसाम का, सिर्फ आसाम भी लिख दिए कोलकाता में जाकर, या गुवाहाटी लिख दिए, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन कोलकाता नहीं माना जाएगा, वो गुवाहाटी आसाम माना जाएगा। फिर एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन नॉट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, सामान खरीदे, पैसा दिए और आगे निकल गए, तो एड्रेस ही पता नहीं, तो फिर जहाँ पे गुड्स है तो सप्लायर का प्लेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्या बोला बेटा, हम लोग कोलकाता गए, कुछ सामान खरीदे, उन्होंने एड्रेस पूछा, हमने आसाम का एड्रेस दे दिया, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा आसाम का। हम लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो, और रजिस्टर्ड पर्सन है तो जैसा आप लोग पढ़ेंगे वैसे ही करना है। और एड्रेस नहीं दिया है वहाँ पे, बस ऐसे बिल दे दिया, कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली पता कैसे चलेगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल ही मान लेंगे। सर एड्रेस में क्या आपका गुवाहाटी का कंप्लीट एड्रेस चाहिए? नो बेटा, ओनली स्टेट, आसाम भी लिख देंगे तो अपने को तो पता चल गया वो सामान आसाम जाने वाला है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आसाम मान लिया जाएगा। अच्छा पॉइंट था, ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई सर्विस एडवर्टाइजिंग सेक्टर को लेकर छोटा सा क्लेरिफिकेशन है, जिसके लिए भी मैं एक छोटा सा एक चार्ट बना के रखा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस एडवर्टाइजिंग सेक्टर। सप्लाई ऑफ स्पेस और होर्डिंग स्ट्रक्चर। सपोज कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी आके मेरे को बोलता है कि गुप्ता जी आपके यहाँ पे छत पे एक होर्डिंग वगैरह है, वहाँ पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक होर्डिंग फिक्स करके रखे अपन, या मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूँ गुवाहाटी में, असम में, कोई कोलकाता का वेंडर या कोई भी आके बोला कि आपके 4-5 लोकेशन पे होर्डिंग लगे हुए हैं, वहाँ पे हम लोग ना एडवर्टाइजमेंट करना चाहते, कर लो भाई। तो वो 4-5 जगह लगे हुए हैं आपके, वहाँ पे करना चाहते,
तो इसके लिए क्लेरिफिकेशन हो गया, ये इसे कहेंगे सप्लाई ऑफ स्पेस ऑन होर्डिंग स्ट्रक्चर, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। इफ वेंडर सप्लाई स्पेस और ग्रांट्स राइट टू यूज स्पेस होर्डिंग स्ट्रक्चर इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एडवर्टाइजमेंट, द होर्डिंग स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी आके बोला कि आपका 4-5 होर्डिंग है, वहाँ पे मैं मेरा बस एडवर्टाइजमेंट लगने वाला है, तो माना जाएगा कि मैंने स्पेस सप्लाई किया है और ये इमूवेबल है, इमूवेबल। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज गवर्न बाई 1213A, द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है वहीं पे मान लिया जाएगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द होर्डिंग और स्ट्रक्चर इज लोकेटेड। और दूसरा क्या है, कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी आके बोलता है कि मेरे लिए इधर 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 4-5 जगह होर्डिंग वगैरह लगवा दीजिए, वहाँ पे है नहीं, लगा दीजिए। उनके पास कोई ऑर्डर आया, मेरे को बोला कि आप वेंडर हूँ, मैं छोटे छोटे वेंडर हूँ, इधर इधर उधर लगा दीजिए, तो मैं एक एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहा हूँ, फिर वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी को मैं एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहा हूँ, तो वो सर्विस हो जाएगा। ऑलरेडी होर्डिंग है, कोई आके बोलता है गुप्ता जी यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दो, पैसा ले लो, तो मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो जाएगा जहाँ पे प्रॉपर्टी है। और बोला जा रहा है कि इधर इधर गुवाहाटी में 4-5 जगह ऐसा वैसा जगह लगा देना, हाँ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो डिस्प्ले ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाई वेंडर, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ तो डिस्प्ले सर्विस माना जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, ई वेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग एडवर्टाइजमेंट एंड डज नॉट सेल और ग्रांट राइट टू यूज द स्पेस, डिस्प्ले करने के लिए टू द एडवर्टाइजिंग कंपनी इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ immovable property. Instead, the vendor is providing visibility of advertisement for a specified period using hoarding structure owned or rented by them. वो स्ट्रक्चर मेरा भी हो सकता है, मैं रेंट पे भी लेके दिखाए रख सकता हूँ। Such services are classified as advertisement services and place is determined 12(2) के हिसाब से location of recipient of service, location of recipient of service। तो मेरा फिक्स्ड होर्डिंग पे आप आके लगाने वाले हो, फिक्स होर्डिंग पे आके लगाने वाले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का सप्लाई हो गया, तो फिर जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी वही प्लेस ऑफ सप्लाई। और आप बोल रहे हो इधर उधर कर दो, मैं कहीं पे अपना वहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया या किसी से रेंट पे लेकर आपका काम करवा दिया, तो उसे डिस्प्ले सर्विसेज बोला जाएगा, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज बोला जाएगा। और प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, यानी जिसके लिए हमने किया है उसका लोकेशन। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ज़रूर से देखना। आप इंटर स्टूडेंट हो, आप फाइनल स्टूडेंट हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्लेरिफिकेशन। और एक छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट 3, प्लेस ऑफ सप्लाई में तीन पॉइंट है, क्या पता तीनों में से कुछ एग्जाम पे आ जाए। आजकल ऐसा होता है ना कि मैं गुवाहाटी में बैठा हूँ, मेरा दोस्त कोलकाता में है, मैं फ्लिपकार्ट अमेजन पे कुछ ऑर्डर कर दिया और अपने बोला कि एड्रेस दे दिया कोलकाता का, मैं गुवाहाटी में बैठा हूँ, मेरा दोस्त है या रिश्तेदार कोलकाता में बैठे हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट पे बर्थडे गिफ्ट देना था, तो मैंने बर्थडे गिफ्ट ऑर्डर कर दिया और एड्रेस दे दिया कि वो कोलकाता में डिलीवर कर देना, तो उसको लेकर क्लेरिफिकेशन है। तो सिंपल है बेटा, एड्रेस इज ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, जहाँ पे गुड्स डिलीवर होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, जहाँ पे गुड्स डिलीवर्ड होगा। क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, पर्टिकुलरली being supplied through e-com platform to unregistered person, unregistered person को supply किया है, where billing address is different from address of delivery of goods। billing address तो मेरे ही होगा ना भाई, पैसा तो मैं दे रहा हूँ, बट डिलीवरी ऑफ गुड्स का एड्रेस मेरा रिलेटिव है कोलकाता में, बर्थडे पे या मैरिज एनिवर्सरी पे दिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता हो जाएगा। बिलिंग एड्रेस आसाम है और डिलीवरी ऑफ गुड्स कोलकाता वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में मान लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा है, एग्जाम के लिए ध्यान रखेंगे। मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन एक्स स्टेट places an order on e-com platform for supply of mobile phone which is located in address located in Y state। मैं X स्टेट में आसाम में रहता हूँ, Y स्टेट। मिस्टर ए while placing order to on e-com provide बिलिंग एड्रेस तो X मेरे ही रहेगा। In such scenario, what will be the place of supply of service of mobile phone whether the state pertaining address X or Y। तो यहाँ पे GST अंकल ने क्लेरिफिकेशन दिया है, shall be address of delivery of goods recorded in was state Y, state Y, very important। now बेटा exemptions from GST पे
छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एक पॉइंट आपको रटना है सबसे लास्ट वाला, और वही जो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जहाँ पे आ गया, गवर्नमेंट के मोस्ट ऑफ द सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, नेगेटिव लिस्ट में एग्जेम्प्टेड है, आई मीन टू से, बट गवर्नमेंट के ये सर्विसेज कुछ कुछ टैक्सेबल है, तो उसमें एक इंडियन रेलवे का भी आ गया है। पहला देखेंगे सेटेलाइट लॉन्च सर्विसेज। जो सेटेलाइट लॉन्च सर्विसेज, मोदी जी तो इसके पीछे बहुत भाग रहे हैं कि मैक्सिमम काम इंडिया पे हो। पहले था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन, इसरो वगैरह था। अब वहाँ पे अमेंडमेंट कर दिया गया कि कोई भी सेटेलाइट लॉन्च सर्विसेज करेगा तो वो एग्जेम्प्टेड है, नॉट टैक्सेबल, ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट के सारे सर्विसेज तो आपको पता ही एग्जेम्प्ट ही है, एक्सेप्ट सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट बाई पोस्ट, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लगा देना है। सब जगह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, पॉइंट 2 पे भी वही है, पॉइंट 3 पे भी वही है, पॉइंट 4 पे भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जहाँ भी आप लोग पढ़े थे सब जगह जहाँ जहाँ पे पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लगा दिया जाएगा। एक पॉइंट जरूर से पढ़ के जाना है आपको, ये पॉइंट छोड़ के नहीं जाना है किसी भी बच्चा को। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी को किसी ने भी सर्विसेज दिया है, वाटर सप्लाई रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड, सैनिटेशन कंजर्वेंसी के रिलेटेड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इम्प्रूवमेंट, अपग्रेडेशन, ये एग्जेम्प्टेड है, ये नया है, ये 100% एग्जाम में झलक दिखलाना चाहिए। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी को बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, ये 3B पे आया है, 20 अक्टूबर से है। तो ये एक पार्ट 1 था आपके जीएसटी के रिवीजन का। बाकी के जो पार्ट है वो सेकंड वाला जो सेशन आएगा रिवीजन, उस पर मिल जाएगा। थैंक यू बेटा, एंजॉय स्टडी।